डियर स्टूडेंट्स, सीआरपीसी में चैप्टर 8 के प्रोविजंस हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, पर शांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति। और इसके अंतर्गत हमने सेक्शन 107 तक के प्रोविजन देखे थे और किसी तरह का कोई क्वेरी आपकी नहीं है। और अब मैं नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ 108 पे। तो सेक्शन 108, जैसा कि इसकी हेडिंग बैरक में आपने देख रखा होगा कि राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो जो ऐसा व्यक्ति जो कि राजद्रोहात्मक बातें फैलाता हो, सेडिशंस से संबंधित बातें फैलाता हो, तो पहली चीज तो इसमें कि सेडिशन क्या है, इसको देखने के लिए आपको आईपीसी में जाना पड़ेगा। और आईपीसी के कंसर्निंग सेक्शन जहां पे सेडिशन के प्रोविजन दे रखे हैं वो आप देखें, 153A, 153B, ये सब। तो और उसके बाद फिर 108 को आप पढ़ें। 108 की जो प्रोविजन है उसमें सबसे पहला जो सब क्लॉज आपको दिख रहा है वो इस तरह से है कि अच्छा, हिंदी वर्जन पढ़ा है, सॉरी, इंग्लिश आपके इसमें स्लाइड्स पे दिख रहा है, इसका हिंदी वर्जन मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद इसकी डिस्कशंस करेंगे। 108 सब क्लॉज 1, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, यहाँ मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि 106 की जो पावर है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है और उसके बाद की जो पावर्स हैं 108, 109, ये सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है। तो जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय सीमा अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे अधिकारिता के अंदर या बाहर, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, यानी या तो वो व्यक्ति उसके अधिकारिता के अंदर हो और काम बाहर फैला रहा हो, या वो व्यक्ति बाहर हो लेकिन अधिकारिता के अंदर काम ऐसा बात फैला रहा हो, या दोनों बातें वो अधिकारिता के अंदर ही कर रहा हो। तो जैसी भी स्थिति हो, क्या करता है, नंबर 1, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें शासक फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है। ये तीनों बातें पहले भी आ चुकी हैं और मैंने आपको बताया भी था 107 पढ़ाते समय कि आईपीसी के अंतर्गत अपराध के लिए दंड जो दिया गया वो 3 तरह से है, या तो वो एक्ट के लिए यानी कार्य करने के लिए अपराध है, या कार्य के प्रयत्न करने के लिए अपराध है, या कार्य के दुष्प्रेरण करने के लिए अपराध है। तो तीनों ही तरह के कार्य जो है वो अपराध की कैटेगरी में आते हैं आईपीसी में। तो ऐसा व्यक्ति जो कि शासक इस तरह के काम करता है, प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, किस बात का, नंबर 1, कि कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क या धारा 153 क या धारा 153 ख या धारा 255, 95 क के अधीन दंडनीय है। आप हाथों हाथ गूगल साथ में खोल लें और इन सेक्शंस को टाइप कर लें, आईपीसी के कौन से कार्य इसमें प्रावधानित है, ये आपको तुरंत हाथों हाथ दिख जाएगा, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बी, किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है संबद्ध कोई बात जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अमित्रास या मानहानि की कोटि में आता है। तो जो पहला है, ए पार्ट है, उसमें तो क्लियर कट भारत के संदर्भ में बात करेंगे, तो भारत के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध कोई अपमानजनक बात, कोई दंगा फैलाने वाली बात इस तरह की जाती है। जैसे वो चिकन नेक की घटनाएं आपने सुनी होगी, अभी सीएए के प्रदर्शन जब चल रहा था शाहीन बाग में, तब किसी ने ये कहा था कि वो आसाम को बहुत आसानी से अलग किया जा सकता है क्योंकि चिकन नेक है, और उसके आधार पर फिर उसे अरेस्ट किया गया और अभी वो जेल में है। तो इस तरह की चीजें जो है, या अभी रिसेंटली महबूबा मुफ्ती को भी बंद किया गया, जिन्होंने भारतीय झंडा उठाने से मना किया था और उसके खिलाफ आगे बहुत सारी बातें कही थी। तो इस तरह के राजद्रोहात्मक जो बातें हैं उसके लिए सेक्शन ए के प्रोविजन है। और अगर कोई किसी अपराध में पुलिस अरेस्ट करता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, तो वो मजिस्ट्रेट को कोई धमकी देता है कि भाई तुमको हम देख लेंगे या तुम्हारे बच्चों को देख लेंगे,
तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंतर्गत आते हैं, या मानहानि यानी हाथों हाथ उसको गाली गलौज करता है तो ये भी आता है। तो इसलिए सेक्शन 108 सब क्लॉज 1 का ए और बी दोनों में से किसी भी तरह का वो कार्य करता है। ठीक है। अब सेक्शन 108 सब क्लॉज 1 का सब पार्ट 2 ये कहता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में यथा निर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता या रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रहवन करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है। इसमें सारे वर्ड आ गए। यानी कोई भी जो ऑब्सीन चीज है उस ऑब्सीन चीज का किसी भी तरह से वो अगर डीलिंग करता है तो वो 108 के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है। इसी में एक प्रोविजो लगा हुआ है जो ये कहता है कि उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से, यानी जो 112 के ऑनवर्ड प्रोविजन दिए गए कि इस प्रोविजन से उसे सिक्योरिटी ली जाएगी, तो ऐसी उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिविधियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों नहीं किया जाए। ठीक है। इसमें अक्सर आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि कैसेट वैसेट वालों के पास अक्सर छापे पड़ते हैं और वहां से उनके अश्लील सीडी वगैरह बरामद की जाती है तो पुलिस उसे पकड़कर और एसडीओटी मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है। या इसी तरह से जो बुक सेलर्स वगैरह होते हैं उनके पास कोई इस तरह की अश्लील पुस्तकें बरामद होती हैं तो उसे भी पुलिस को 108 में उसे पावर है कि उसे पकड़ के और मजिस्ट्रेट के पास पेश करे और मजिस्ट्रेट उसे फिर बंद पत्र एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है। 108 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1867 में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उसके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वतःधारी मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से उसके प्राधिकारी के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो अगर कोई पुस्तक वगैरह के संबंध में है तो उसके स्वतःधारी राज्य सरकार के अधिकारी के आदेश से किया जाएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रोविजन भी है, पीटीआई। तो कोई जो सामग्री इस प्रकार की है जो कि पब्लिश की जाती है और उसको बाकायदा रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो नेचुरली उसके बारे में अलग प्रोविजन है थोड़े से। तो वहां पर अपने आप पुलिस नहीं कर सकती इस चीज को, उसके लिए अधिकार प्राप्त व्यक्ति से अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो नेचुरली अब इसके बाद 109 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। तो ऊपर आपने देखा कि 108 और 107 और 108 ये दोनों 106 में जो प्रोविजंस दिए गए उसके अलावा जो है वो 107 में कवर होता है, और स्पेशली राजद्रोह बातें फैलाने के लिए वो 108 में कवर होता है। हालांकि अगर 108 को स्पेशली नहीं बनाया जाता तो भी 107 में कवर हो जाते, लेकिन इसको हाईलाइट करने के हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ सीआरपीसी है और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह के विद्रोह को दबाने के लिए प्रोविजन उस मकसद से बनाया था, तो इसलिए 108 को हाईलाइट किया गया है। अदरवाइज 107 में जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है अन्य दशाओं में उसमें ये कवर हो जाता है। अन्य दशाओं का मतलब 106 में जो दशाएं बताई गई है उसको छोड़कर, तो ये रेजुडरी क्लॉज है। और 109 जो है वो संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। संदिग्ध व्यक्ति कौन है? जो कि मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिले कि वो कोई गड़बड़ी कर सकता है। तो किस तरह की गड़बड़ी कर सकता है? स्लाइड्स आप देख रहे हैं, हिंदी वर्जन में पढ़ दे रहा हूं कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वधानियां बरत रहा है, जिसको हम कहते हैं कि अंडरग्राउंड टाइप होना, बरत रहा है, और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तो जब कर रहा है
तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के प्रतिभूतियों सहित या रहित बंदपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। कई बार पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस पूछताछ करती है और अगर पुलिस को ये डाउट हो जाता है कि वह ऐसा कोई व्यक्ति है जो संदिग्ध है, संदिग्ध का मतलब जब उसका नाम पता हुलिया कुछ जो है क्लियर ना हो पाए, मान लो किसी ने हुलिये के आधार पर पुलिस ने पकड़ा और वो अपना नाम पता सही ढंग से नहीं बता पा रहा है, उसने कोई एड्रेस बताने में कोई हिलावाली की, तो ऐसे कंडीशन में नेचुरली ये शक हो जाता है कि वह कोई संदिग्ध व्यक्ति है। तो जब ज्यादा पूछताछ होती है तो कई बार इस तरह के आदमी पकड़े भी जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है और मजिस्ट्रेट अगर बंद पत्र उसने एक्सिक्यूट कर दिया तब तो वो छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, अदरवाइज वो फिर चूंकि मजिस्ट्रेट के आदेश की अनुपालना नहीं हुई तो ये फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास चल जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये बहुत विशेष बात नहीं है। सेक्शन 110 यानी 110 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। हैबिचुअल ऑफेंडर्स क्या होता है पहले मैं बता दूं। ऐसा कोई व्यक्ति जो अक्सर अपराध करता रहता है, जैसे नुक्कड़ टाइप के बदमाश होते हैं, किसी दुकानदार से झगड़ा कर लिया, 2 झापड़ मार दिया, गाली गलौज कर लिया, पुलिस आई पकड़ के ले गई, क्योंकि पेटी ऑफेंसेस है तो गया भी जेल और 6 महीने में फिर छूट के आ गया, फिर किसी से मारधाड़ किया। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स माने जाते हैं, या अक्सर वो चोरी करने में कई बार पकड़ा गया। तो इस तरह के व्यक्तियों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन 110 में बनाया गया है जो ये कहता है कि अभ्यासिक अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ए अभ्यासतः लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूटरचित है, ठीक है, अथवा चुराई हुई संपत्ति उसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यासतः प्रापक है, अथवा अभ्यासतः चोरी की संरक्षा करता है, चोरों की संरक्षा करता है, या चोरों को संशय देता है, या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है। डी व्यपहरण, अपहरण, उद्यापन, छल या रिष्टि का अपराध या भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 के अंतर्गत उस संहिता की 489A, 489B, 489C, 489D के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है ना। यानी चोरी, डकैती, घर में घुसना, इस तरह की चोरी संपत्ति खरीदना, चोरों को प्रश्रय देना, इस तरह की कोई भी कार्रवाई करता है तो ये सब जो है ए से डी तक कवर हो जाता है। नेक्स्ट जो ई का पार्ट है उसमें कि कोई व्यक्ति अभ्यासता ऐसा कार्य करता है, ये थोड़ा सा आगे निकल गया, ये ए बी सी डी तक यहाँ कवर हो गया। और नेक्स्ट ई इसमें है कि ऐसा अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है। ये लैंग्वेज में बार बार कह रहा हूं कि किसी भी आईपीसी किसी भी तरह के अपराध का प्रयत्न, उसका दुष्प्रेरण, दोनों ही अपराध करने जैसा है तो उसके लिए भी दंड मिलता है। अथवा एक और इसके साथ और भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं कि कोई ऐसा अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है, यानी ऊपर जो चीजें बताई गई हैं उसका बार बार वो करता है इस तरह से, तो उस कंडीशन में निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध करता है, अथवा अर्थात औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, इसमें ये चीजें बाद में जोड़ी गई हैं कि औषधि और प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत, ड्रग एंड कस्टम एक्ट के अंतर्गत, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो वो दवाई की दुकान है और ड्रग एंड कस्टम एक्ट का वायलेट करता है और 2-3 बार छापे पड़ चुके हैं, तो वो अभ्यासता अपराधी कहा जा सकता है कि वो गलत दवाइयां बेचता है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, यानी वो अवैध रूप से जो फॉरेन करेंसी है उसकी खरीद बिक्री करता है। कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुंब पेंशन अधिनियम, इसके अंतर्गत भी कई बार लोग दोषी पाए जाते हैं, कई तरह से करप्शन आते हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, हालांकि ये एक्ट अब चेंज हो गया है, उसकी जगह FSSAI
आ गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये आजकल बहुत चर्चा में है। अभी जो किसान बिल्स आए हैं उसमें 3 एक्ट चेंज किए गए, 3 एक्ट में बदलाव किए गए, उसमें से एक ये भी एक्ट है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसके अंतर्गत जो मैक्सिमम लिमिट है किसी चीज को होल्ड करने की, उसकी लिमिट को हटा दिया गया है, विशेष तौर पर एग्रो प्रोडक्ट के रूप में। अस्पृश्यता अधिनियम, अनटचेबिलिटी एक्ट, यानी किसी से कोई छूत छात का व्यवहार किया जाए। कस्टम एक्ट, और इसी तरह से विदेशी विनियम, विदेशी विषयक अधिनियम, विदेशियों से संबंधित जो एक्ट है उसमें किसी तरह का उसका वायलेशन किया जाए या वो अक्सर करता हो, तो ये सारी चीजें जो है वो 110 में कवर होती है। तो अगर कोई बार बार इस तरह की चीजें करता है, बार बार का क्या मतलब है कि एक बार पकड़ा गया, छूट के आया और फिर वो उसी तरह काम कर रहा और फिर रेड पड़ गया, और फिर वो छूट के आया और फिर रेड पड़ गया और फिर पकड़ा गया, तो इसे फिर अभ्यासता अपराधी कहा जाएगा। तो जब कोई इस तरह के कार्य करता है तो 1010 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य और औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध है। एक रेजरी क्लॉज डाल दिया गया कि इस तरह से कोई भी विधि हो उसके अंतर्गत वो अगर दंडनीय अपराध है, तो या ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसकी प्रतिभूति के बिना स्वतंत्र रहना समाज के लिए परिसंकट में है, तब क्या होगा? तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से स्लाइड छूटा हुआ दिख रहा है। तो जब ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसकी प्रकृति बिना स्वतंत्र रहना परिसंकट में है, तब क्या होगा? तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 3 वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूतियों सहित या प्रतिभूतियों रहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी जो 109 तक था उसमें 1 साल तक की मजिस्ट्रेट को पावर थी प्रतिभूति लेने की, लेकिन 110 में जिन एक्ट की चर्चा की गई है, जिन एक्ट का हवाला दिया गया है, उस एक्ट में वर्णित किसी प्रकार के अपराध करने, उसके प्रयत्न करने या उसके दुष्प्रयोग करने की कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है 3 साल तक की सिक्योरिटी ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आज मैंने सेक्शन 10, 8, 9 और 10 को डिस्कस किया है, और इस पे अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिटन में। और नेक्स्ट हम 111 ऑनवर्ड इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि 111 से फिर उसकी मैकेनिज्म की बात की गई है। 106 से लेकर 1010 तक तो ग्राउंड्स हैं कि किस ग्राउंड्स पर एक मजिस्ट्रेट जो है किसी व्यक्ति से सिक्योरिटी ले सकता है, और सिक्योरिटी लेने के जो ऑर्डर्स हैं वो 111 में जारी किए जाते हैं, और उसके बाद के जो प्रोसीजर्स हैं वो सब उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो प्रोसीजर और ऑर्डर्स के डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।